अमूल ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि हमारे लाइफ का एक पार्ट है। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के फेवरेट बटर तक अमूल हर घर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अमूल सिर्फ स्वाद का नाम नहीं है, ये 36 लाख से ज्यादा किसानों के लिए माई बाप है जो उनकी मेहनत का असली हक उन्हें दिलाता है। वैसे तो इस ब्रांड को शुरू करने की नौबत ही इसलिए आई थी क्योंकि किसान पॉल्सन जैसी कंपनियों के एक्सप्लॉयटेशन से इतने परेशान थे कि जान तक देने को मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर किस तरह से गुजरात के आनंद गांव से एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ जिसने न सिर्फ इन किसानों की किस्मत बदली बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान दिलाई। आज का ये वीडियो भी आपको लेकर जाएगा उसी क्रांति के सफर पर। और हाँ, अमूल गर्ल की कहानी सुनी है आपने? नहीं ना? तो फिर चलिए सब कुछ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमूल के इस कहानी की शुरुआत होती है 1940s से, जब भारत के गांव में किसान अपनी गाय भैंस का दूध बेचकर गुजारा करते थे। सुबह सुबह महिलाएं उठती, पशुओं की सेवा करती, दूध निकालती और फिर किसान उसे बेचने निकल जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उनकी मेहनत का सही रिवॉर्ड ही नहीं मिल पाता था क्योंकि दूध का ये पूरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडिलमैन कंट्रोल कर रहे थे। असल में किसानों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि किसान को हर हाल में वह दूध बेचना ही था, नहीं तो अगले दिन तक तो वो खराब ही हो जाता। और इसी का फायदा उठाते हुए मिडिलमैन दूध को बहुत कम प्राइस पर खरीदते थे जिससे उनको तो काफी प्रॉफिट होता था। लेकिन फिर उसी टाइम यानी 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई जिसके बाद किसानों को अपने साथ होने वाला फ्रॉड समझ में आने लगा। असल में इस स्कीम के तहत किसानों से दूध खरीदकर गुजरात के आनंद शहर, जो कि ब्रिटिश काल में कायरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, वहां ले जाकर के पॉस्चराइज किया जाता था। असल में पॉस्चराइज प्रोसेस में होता क्या है ना कि दूध को एक सेट टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर जल्दी से उसे ठंडा कर दिया जाता है जिससे कि दूध में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और फिर इस दूध को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। अब आनंद शहर में इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद से दूध को 427 किलोमीटर दूर बॉम्बे पहुंचाना पड़ता था और इसका टेंडर मिला था पॉल्सन कंपनी को। एक्चुअली पॉल्सन कंपनी दूध से बटर और घी जैसे प्रोडक्ट्स बनाती थी जिसका यूज ब्रिटिश ऑफिसर्स और भारत के अमीर लोग किया करते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुजरात के मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा कंट्रोल पॉल्सन डेयरी को दे रखा था, इसीलिए किसानों को मजबूरन दूध इसी कंपनी को ही बेचना पड़ता था। हालात तो इतनी खराब थी कि अगर मार्केट प्राइस 5 रुपए पर लीटर था ना तो फिर किसानों को सिर्फ 1 या 2 रुपए पर लीटर में दूध बेचना पड़ता था। ये पूरी तरह से एक तरफा सौदा था क्योंकि किसानों के पास ना तो कोई नेगोशिएशन पावर थी और ना ही कोई दूसरा खरीदार। और दोस्तों, यह एक्सप्लॉयटेशन यहीं पर खत्म नहीं होता था। किसानों को अपना दूध कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाने का खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता था और अगर क्वालिटी में थोड़ी भी कमी निकली तो फिर पेमेंट ही नहीं दिया जाता था, जिसके चलते कायरा डिस्ट्रिक्ट के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और बहुत सारे फार्मर्स आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। अब जब किसानों के ये परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और वह अपनी शिकायत लेकर पहुंचे त्रिभुवन दास पटेल के पास। त्रिभुवन दास पटेल उस समय कायरा जिले के एक रिस्पेक्टेड लीडर थे जो हमेशा किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाते थे। ऐसे में जब किसानों ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी तो फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। असल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसानों का मसीहा माना जाता था। अब उनके पास भले ही कोई सरकारी पद नहीं था लेकिन उनकी बात पूरे देश में सुनी जाती थी, यहाँ तक कि उनके नाम से ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि आप सभी किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और एक कोऑपरेटिव कमेटी बनानी होगी। इसका मतलब ये था कि अब किसान खुद अपनी डेयरी चलाएंगे, वो खुद मिल्क का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में कोई मिडिलमैन नहीं होगा जिससे कि पूरा प्रॉफिट किसानों के बीच ही बांटा जाएगा। सरदार पटेल ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो फिर वो पॉल्सन को बाईपास करके अपना दूध सीधे बॉम्बे के मिल्क डिवीजन को भेज सकते हैं। और फिर इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी मोरारजी देसाई को खेड़ा जिले में भेजा। जी हाँ, वही मोरारजी देसाई जो आगे चलकर भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए। सरदार पटेल ने मोरारजी से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो किसानों के लिए स्ट्राइक करवाने से भी पीछे नहीं हटना।
और फिर इस तरह से कायरा डिस्ट्रिक्ट, जिसे खेड़ा के नाम से भी जाना जाता था, वहां आने के बाद से मोरारजी देसाई ने 4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में एक मीटिंग रखी, जिसमें डिसाइड किया गया कि जिले के हर गांव में एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाई जाएगी और किसान सिर्फ उसी को ही अपना दूध बेचेंगे। यहाँ तक कि किसी भी कंपनी या खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अगर दूध खरीदना होगा तो उन्हें इस कमेटी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दूध नहीं मिलेगा। अब जैसा कि सबको उम्मीद थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसानों का ये बदला रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने स्ट्रिक्टली इस तरह की किसी भी कोऑपरेटिव कमेटी को अप्रूवल देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बार किसानों ने भी ठान लिया था कि अब वो इस अन्याय को नहीं सहेंगे, इसीलिए उन्होंने हड़ताल करते हुए दूध की पूरी सप्लाई बंद कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की। किसानों को डराने धमकाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे दायर किए गए, लेकिन किसानों की एकता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हर धमकी का डटकर सामना किया। हड़ताल को 15 दिन बीत गए और इस बीच दूध की सप्लाई रुकने की वजह से सरकार की बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरह से फेल होने लगी। दूध की भारी किल्लत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता गया और फिर आखिरकार उन्हें किसानों की शर्तें माननी पड़ी। वैसे इस बीच फार्मर्स को भी काफी लॉस हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और इस प्रोटेस्ट में जीत हासिल की। उनको जल्दी समझ आ गया कि अगर ये सारे जिले अपना अपना ब्रांड बनाकर एक दूसरे के साथ में ही कंपटीशन करने लगे तो फिर इससे सबको नुकसान होने लगेगा। और फिर इसी प्रॉब्लम का ही सलूशन निकालने के लिए 1973 में सरकार ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की। इस फेडरेशन ने सभी जिलों के यूनियन को एक साथ जोड़कर अमूल के ब्रांड नेम के तहत काम करने का मौका दिया। इसके कुछ सालों के बाद से पॉल्सन, जो कभी इंडियन मार्केट में बटर किंग था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा और इसके पीछे की बड़ी वजह थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। इसी दौरान डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इंडिया में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसके तहत गांव से दूध को कलेक्ट करके देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाने लगा। ये इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल रहा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। और दोस्तों, अमूल ने न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि कस्टमर्स तक भी फ्रेश और हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स पहुंचाए। इस बीच अमूल अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी लगातार एक्सपेंशन करता जा रहा था। जैसे कि 1980s में अमूल ने चीज और आइसक्रीम के सेगमेंट में भी कदम रखा, जिससे कि इसकी रीच और भी ज्यादा बढ़ गई। अमूल की पॉपुलैरिटी 80s और 90s में इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इसके नकली प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने लगे थे, क्योंकि कई सारे स्कैमर्स ने खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर अमूल का लेबल लगाकर बेचना शुरू कर दिया। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अमूल ने स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिए, अपनी पैकेजिंग में होलोग्राम और यूनिक कोड्स ऐड किए और कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए लार्ज स्केल पर कैंपेन्स भी चलाए। असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद अमूल ने कभी भी अपने एक्सपेंशन को नहीं रोका। फॉर एग्जाम्पल 1990s में इसने फ्लेवर्ड मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। साथ ही 2000 के दशक में अमूल कूल, मस्ती बटर मिल्क और हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स जैसे अमूल प्रो को मार्केट में लाया गया। 2010 तक अमूल ने रेडी टू ईट और डेयरी बेस्ड डिजर्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया और अपने वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मदद से इसने शहरी मार्केट के साथ साथ गांव के दूर दराज इलाकों में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली। अमूल की मेहनत और डिटर्मिनेशन का ही ये नतीजा था कि 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर में इसने $2 बिलियन सेल्स टर्नओवर का माइलस्टोन पार कर लिया। इसके ठीक 10 साल बाद जब कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिया में दस्तक दी, उस समय इंडियन इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। बहुत सी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज इस टाइम मुश्किल में आ गई थी और डेयरी इंडस्ट्री भी उनमें से ही एक थी। इस क्राइसिस के चलते इंडिया के मिल्क प्रोड्यूसर्स हर दिन करीब 112 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहे थे। लेकिन उस मुश्किल के दौर में भी अमूल इकलौती ऐसी लीजेंडरी कंपनी थी जिसने न सिर्फ अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया, बल्कि अपने रेवेन्यू को भी 700 करोड़ रुपए तक इंक्रीज करके दिखाया। असल में अमूल ने नोटिस किया कि पैंडेमिक के दौरान भले ही रेस्टोरेंट और होटल से आने वाली डिमांड खत्म हो गई थी, लेकिन घरों में मिल्क प्रोडक्ट्स की कंजप्शन में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था। इसके अलावा पैंडेमिक की वजह से लोग खुले दूध की जगह पर पैकेज्ड मिल्क की तरफ शिफ्ट होने लगे और फिर इन्हीं सभी चांसेस को अमूल ने दोनों हाथों से कबूल किया। अब दोस्तों, अगर हम आज अमूल की बात करें तो इसकी सप्लाई चेन बहुत ही बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड है।
अमूल के पास कुल 18,700 सोसाइटीज हैं जो कि दूध के कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालती हैं। साथ ही 5,000 मिल्क टैंकर्स हर दिन 200 चिलिंग स्टेशंस तक दूध पहुंचाते हैं। इसके अलावा 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि अपने अपने एरिया में प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक, और 1 मिलियन से भी ज्यादा रिटेलर्स हैं जो कि अमूल प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। आज अमूल के साथ 36 लाख से भी ज्यादा किसानों का डायरेक्ट कनेक्शन है और ये भारत के अलावा 50 से भी ज्यादा देशों में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों की मेहनत और संघर्ष की कहानी है जो अपने और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं।